हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. फ्रेंड्स, in this video I'm going to talk about a very important essay in literary theory, The Death of the Author. This essay was written by Roland Barthes and it was published in 1967. तो फ्रेंड्स, ये जो एसे है वो हमारे सोचने के तरीके को ही चेंज कर दिया. मतलब कि जो जिस तरीके से हम लिटरेचर को समझते थे, उसके मीनिंग को समझते थे, वो चीज़ को ही इन्होंने चेंज कर दिया. इट कम्प्लीटली चेंज द वे वी थिंक अबाउट लिटरेचर एंड मीनिंग. तो बात यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, दैट वी शुड स्टॉप ट्रीटिंग ऑथर एज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ टेक्स्ट. जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर होते हैं, जिन्होंने अपने वर्क को लिखा है, तो वो ये बात कह रहे हैं कि उनको फाइनल अथॉरिटी मत दो. ये किससे कह रहे हैं बात? रीडर से. फॉर सेंचुरीज क्रिटिक बिलीव दैट to understand poem or novel or any literary work, we must study the author's life. हमको कोई भी लिटरेरी वर्क को समझना है या कोई पोम को समझना है, नॉवल को समझना है, ड्रामा को समझना है, तो हमें सबसे पहले ऑथर्स की लाइफ को समझना पड़ेगा. ऐसे पहले के जो क्रिटिक्स थे वो कहते थे. ओके, देयर लाइफ, साइकोलॉजी, देयर इंटेंशन. लेकिन बात क्या बोल रहे हैं? नो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है. ओके, सो बात सेज नो, वंस अ बुक इज रिटन, ऑथर्स वॉइस डाइज एंड व्हाट रियली मैटर्स इज द रीडर एंड द रोल ऑफ लैंग्वेज इनसाइड द टेक्स्ट. समझ में आया? तो ये बात ने क्या कहा कि एक बार कोई भी लिटरेरी वर्क लिख गया हो, मतलब कि जो नॉवल है, पोम है, ड्रामा है, एक बार लिख दिया गया है, तो अब यहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पोएट है, उसका कोई रोल नहीं है. उसकी जो आवाज़ है यहाँ पे मर गई. अब इम्पॉर्टेंट क्या है? रीडर इम्पॉर्टेंट है, और जो टेक्स्ट लिखा गया, जो लैंग्वेज यूज़ किया गया, जो मीनिंग जो उसमें आ रहा है, बस वो मैटर करता है. और इस टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन पूरा रीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए. वो किस तरीके से उस टेक्स्ट को समझ रहा है, ना कि राइटर ने किस सिचुएशन में लिखा होगा, उसका क्या मूड होगा, उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता. रीडर उस टेक्स्ट को किस तरीके से समझ रहा है, बस वो मैटर करता है. इन शॉर्ट, बात यहाँ पर ऑथर को, राइटर को, पोएट को इम्पोर्टेंस देने से मना कर रहे हैं कि उनका काम था बस सारे जो वर्ड्स थे उसको अरेंज करना. ठीक है, उनका काम है वो टेक्स्ट को लिख देना. अब यहाँ पे उनका रोल खत्म. सो हाउ दिस थिंग स्टार्टेड, ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है? सो अर्लियर लिटरेचर वॉज ऑफन एनोनिमस, मीन्स किसी को पता नहीं रहता था, और यू कैन से कलेक्टिव था. मतलब एक साथ कई लोग उसे लिखते थे, उसे कम्युनिटी में शेयर करते थे, तो ऑथर के आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता चलता था. ओके, स्टोरीज वर टोल्ड, रीटोल्ड विदाउट बीइंग लिंक्ड टू अ सिंगल पर्सन. बट with the Renaissance and humanism, man replaced God at the center of the universe. And slowly, the author became very important. And then biographical criticism or historical approaches and even capitalism helped strengthen authors' authority. Renaissance के बाद क्या हुआ? Authors की authority जो है वो बढ़ गई. Authors का importance जो है वो बढ़ गया. Book began to be read as a direct expression of authors और राइटर्स पर्सनालिटी. किसी भी टेक्स्ट को सिर्फ ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पढ़ना शुरू कर दिए. उसके लाइफ से उसको लिंक करने लग गए, उसके मूड से, उसके इंटेंशन से. एंड बार्ट्स कॉल दिस द टिरनी ऑफ द ऑथर. टिरनी मीन्स जो अपने पावर का मिस यूज़ करे. तो यहाँ पे बात क्या बोल रहे हैं, जो राइटर है वो अपने पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वर्क को लिखा है तो अब उस पर अपना अथॉरिटी जमा रहे हैं. जबकि क्या होना चाहिए कि वर्क कंप्लीट, तो अब रीडर्स का रोल है. रीडर्स उस चीज़ को वो कैसे समझ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, बाथ वॉज नॉट द फर्स्ट टू क्वेश्चन दिस. इन फैक्ट मैनी थिंकर बिफोर बाथ हैड ऑलरेडी क्वेश्चनिंग दिस. लाइक मालामी, ये क्रिटिक है, एंड ही सेड दैट लैंग्वेज इटसेल्फ स्पीक्स, नॉट द ऑथर. जो लैंग्वेज है वो खुद ही अपने आप को बताता है, खुद ही अपना मीनिंग क्रिएट करता है, ऑथर नहीं. एंड Valery cared more about the process of writing than the personality of the writer. Then surrealists used automatic writing to show that text can come from forces beyond conscious control. Automatic writing doesn't mean here using of machine. Automatic writing means writing quickly, without planning, without thinking too much about grammar or any sense. This kind of writing actually allows thoughts to flow directly from the subconscious mind. And then language theorists
proved that meaning is produced by role of sign, not by a single speaker. ओके मतलब समझ में आया कि अलग अलग जो क्रिटिक्स थे, थियोरिस्ट थे, उनका क्या कहना था। वो भी बात से अग्री हो रहे थे, मतलब जो बात की थिंकिंग थी वैसे उनकी भी थिंकिंग थी। मलामी ने कहा कि जो लैंग्वेज है वो खुद बात करता है, उसके लिए ऑथर की ज़रूरत नहीं है, राइटर की ज़रूरत नहीं है। और वैलरी जो है वो प्रोसेस ऑफ राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि राइटर की पर्सनालिटी पे। और जो सरियलिस्ट ऑटोमेटिक राइटिंग की बात कर रहे थे, इससे क्या होता है, जो ऑथर का रोल है वो यहाँ पे कम हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर करके नहीं बनाया गया है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई वर्क को नहीं लिखा गया। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ से थॉट्स जो है अपने आप फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे राइटर का क्या रोल है, वो तो सब नेचुरली हो रहा है। और जो लैंग्वेज थियरिस्ट है उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो मीनिंग होता है टेक्स्ट का या किसी भी वर्क का, वो कहाँ से आता है, साइंस से। मतलब जो कॉन्सेप्ट रीडर के अंदर ऑलरेडी है वर्ड को लेके, टेक्स्ट को लेके, मीनिंग वहाँ से क्रिएट होता है, ना कि राइटर उसमें क्या मीनिंग डालना चाहता है उससे नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझना है तो देखिए, कोई भी जो पोम होता है हमारे सिलेबस में होता है, तो हम क्या चाहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना डेयर नहीं कर पाते हैं कि उस पोम को अपने तरीके से इंटरप्रेट करें। हमेशा चाहते हैं कि कोई उसका एक्सप्लेनेशन दे दे, या फिर पोएट उस पोम के थ्रू क्या कहना चाहता है ना। मतलब ये बेसिक मेंटालिटी रहती है हर स्टूडेंट्स की। लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि जो भी पोम है उसे हम अपने तरीके से समझना चाहिए। पोम का कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। एक सही तरीके से अगर आपने पोम को इंटरप्रेट कर दिया, टेक्स्ट को समझ लिया, तो वही मीनिंग सही है। ऐसा अगर कोई किसी और ने दूसरे तरीके से उसे समझा तो ये नहीं कह सकते कि हाँ उसका सही है मेरा गलत है। ठीक है, दोनों का ही अपने अपने जगह पे पोम का इंटरप्रिटेशन सही होता है। तो यही बात कहना चाहते हैं। सो बात सेज दैट ऑथर इज नो लॉन्गर द ओरिजिन ऑफ मीनिंग, इंस्टेड टेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी वॉइसेस, ट्रेडिशन एंड cultural codes. He says that writer is not a genius who creating meaning, but only a scripter who arranges words that already exist. ठीक है, यहाँ पे बात ने राइटर को क्या कहा कि वो कोई जीनियस नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्टर है, एक स्क्रिप्टर की तरह है जो पहले से वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, बस उसको अच्छे तरीके से, मतलब डेकोरेटिव तरीके से उसको अरेंज किया गया है, दैट्स इट। तो उस टेक्स्ट का मीनिंग समझाने का राइट ऑथर के पास नहीं होना चाहिए, राइटर के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि रीडर के पास होना चाहिए। सो वंस द टेक्स्ट इज रिटन, द रीडर स्टेप्स इन। इट इज द रीडर हु एक्टिवली क्रिएट्स मीनिंग बाय कनेक्टिंग वर्ड्स विद पर्सनल एंड cultural associations. For example, Foster's A Passage to India. Okay, normally people say it represents Foster's view of colonial India, but Barth would say the novel is not just Foster's perception. Instead, it is a text full of science. Okay, it is a text full of concept which already exist and the possibilities that readers interpret in डिफरेंट वेज। तो यहाँ एग्जाम्पल पे क्या दिखाया गया है कि जो पैसेज टू इंडिया है वो फॉस्टर्स का जो परसेप्शन है कॉलोनियल इंडिया को लेकर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर बात को कहना हो तो वो क्या कहेंगे कि ये जो नॉवल है वो सिर्फ फॉस्टर्स का परसेप्शन नहीं है, उसको सिर्फ फॉस्टर के परसेप्शन की तरह मत देखा करो कि फॉस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा, बल्कि रीडर को अपना खुद एक मीनिंग ढूंढना चाहिए। खुद टेक्स्ट को पढ़ो और उसे अपने तरीके से समझो। सो फ्रेंड्स, व्हाट दिस essay leads to first is authorial intention does not matter. ठीक है, ऑथर का इंटेंशन मैटर नहीं करता कि उसने टेक्स्ट किस इंटेंशन से लिखा, किस मूड में लिखा। देन सेकेंड थिंग, देयर इज नो सिंगल फिक्स्ड मीनिंग इन अ टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता, उसे हम अपने तरीके से, अलग अलग रीडर अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो एवरी रीडर ब्रिंग्स देयर ओन कल्चर, एक्सपीरियंस एंड मेमोरी टू द एक्ट ऑफ रीडिंग। जब हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसे जिस कल्चर में हम पले बढ़े हैं, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक का, जो हमारी मेमोरी है, उसके हिसाब से हम उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं,
words like love or freedom or any word mean different things depending on context and reader's interpretation. किसी के लिए फ्रीडम का मतलब हो सकता है कि जॉब करना, कहीं भी घूमने चले जाना, तो किसी और के लिए हो सकता है कि बस उसे अच्छा खाना मिले, उसके मनपसंद का खाना मिले, वही उसके लिए फ्रीडम हो. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन रीडर्स इंटरप्रिटेशन. एंड थर्ड, literature is not just a mirror of reality, but a space where meanings are created and recreated. So friends, Barth end with his famous line, the birth of the reader must come at the cost of the death of the author. ये बहुत ही फेमस लाइन है. क्या है? The birth of the reader must come at the cost of the death of the author. एक अच्छा रीडर तभी होगा जब ऑथर का डेथ हो जाए. मतलब ऑथर सच में उसका डेथ नहीं होना है, मतलब वहाँ पे ऑथर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. रीडर को पूरा अथॉरिटी होना चाहिए कि वो टेक्स्ट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे. ओके, सो व्हाट दिस लाइन मीन्स दैट लिटरेचर बिकम्स अलाइव व्हेन रीडर्स, नॉट ऑथर्स, टेक चार्ज ऑफ मीनिंग. एंड यू नो सम क्रिटिक्स अक्यूज्ड बाथ ऑफ बीइंग एंटी ह्यूमनिस्टिक. कई क्रिटिक्स ने बात को एंटी ह्यूमनिस्टिक बोला, बट ही रिप्लाइड दैट हिज थियरी इज एक्चुअली मोर ह्यूमनिस्टिक बिकॉज it gives importance to the reader, not just to the writer. So friends, the death of the author is not about disrespecting writers, but about freeing text from fixed meanings and opening them to a rich plurality of interpretation. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय.